एजुकेशन निकेतन 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो में 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी जो पॉलिटी का खंड है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके मॉडल आंसर के लेकर उपस्थित हैं। हमने इस मॉडल आंसर में उत्तर के दृष्टिकोण और कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाने चाहिए यानी कि एकदम विस्तार से हर चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड? क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? अब देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में किस तरीके से फ्रेमिंग बनने चाहिए इस बात को आप समझ लीजिए। उत्तर चूंकि आपको 400 से लगभग 450 शब्दों में लिखना है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितने शब्द यहाँ डालने हैं, 400 से लेकर 450 के बीच में। ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार के बारे में संक्षेप में बताइए, उसे परिभाषित करते हुए संविधान में कहाँ जिक्र किया गया है और जो कथन दिया गया है उसका संक्षेप में आपको विश्लेषण करना है। दूसरे खंड में हम जाएंगे, उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे जहाँ पर प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि संविधान एक हाथ से आपको अधिकार देती है किंतु दूसरे हाथ से उसे वापस ले लेती है, लेकिन यह चीज़ पूर्णतः सत्य नहीं है। यानी कि इस कथन के विपक्ष में हम तर्क प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद हम एक संतुलित निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, मौलिक अधिकार को पहले परिभाषित करते हैं। उन अधिकारों का एक समूह होता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है या आवश्यक होता है। सर्वांगीण विकास में सारी चीज़ें आएंगी, भौतिक विकास, उसका बौद्धिक विकास। इसके बाद देश के सर्वोच्च कानून यानी कि संविधान के द्वारा इसे मान्यता प्रदान होता है, यानी इसकी बैकअप किससे मिलती है, संविधान से मिलती है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। एकदम सीधी सी बात, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। मूल रूप से संविधान ने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। आपको ये 7 अधिकार पता है, इसका आप वर्णन कर देंगे संक्षेप में। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा यानी अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं, और जो पहले संपत्ति का अधिकार था, और सांविधिक उपचारों का अधिकार। फिर लिखेंगे कि हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। अब देखो, अब दिया गया जो वक्तव्य है इस मान्यता पर आधारित है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसके कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब जो आपको समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत दिया गया है उसके बहुत सारे अपवाद हैं। उन अपवादों का जिक्र आप करेंगे, जैसे अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है कि वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। उनकी गिरफ्तारी या कारावास उनके जो पदावधि के दौरान नहीं हो सकती है। इसके बाद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। विदेशी शासक, राजदूत, कूटनीतिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सदस्यों को भी बहुत सारी छूटें प्रदान की गई हैं। आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, SC/ST हेतु विशेष सकारात्मक उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रधान अधिकारों पर राज्य अनुच्छेद 2 के तहत युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको, उस पर राज्य स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, नैतिकता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। वैश्विक महामारी, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही थी, इसका आप उल्लेख करेंगे तो उत्तर में और खूबसूरती आ जाती है कि बच्चा हर जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसको भी करंट से जोड़ता है। अधिनियम, जब देश में कोरोना यानी कि महामारी अधिनियम एपिडेमिक एक्ट 1897 लागू कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट पर आपके प्रतिबंध लगा दिए गए थे और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके बाद निवारक निरोध जैसे प्रावधान है संविधान में, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है अगर किसी के घूमने या मूवमेंट करने पर
जो लोकहित की समस्या आ सकती हो, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 और 34 के तहत सेना, अर्धसैनिक बल के जवानों, गुप्तचर सेवाओं में शामिल लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध यानी उनके मौलिक अधिकार को कर्टेल किया गया है। उपयुक्त तथ्यों को देखने से प्रथम दृष्टि अवलोकन से ऐसा लगता है कि दिया गया कथन सत्य है, किंतु हम जब गहराई से इन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे तो जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित उपबंधों में से राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, राजदूतों को छूट उनके कार्य एवं प्रकृति के ध्यान में रखते हुए दिया गया है एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। अनुच्छेद 15 एवं 16 में जो अपवाद दिए गए हैं वो बेसिकली क्या है, सकारात्मक कार्रवाई है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तथा समाजवादी लक्ष्यों को हासिल करने का जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था उसे पूर्ण करने के लिए ऐसा किया गया है। अनुच्छेद 2 में जो युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने, लोकहित और अन्य 4-5 चीज़ें और वर्णन की गई हैं 19(2) में, उसके आधार पर लगाई गई है। यानी आप हर बिंदु को काउंटर करेंगे कि जो चीज़ अपवाद में दिए गए हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि आपके मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए या उसे छीनने के लिए वो ऐसा किया गया है। महामारी के समय में महामारी की तीव्रता को कम करने के लिए राज्य लोगों की मौलिक अधिकारों को कम करता है, उनकी गतिविधियों पर रोक लगा सकता है, उनके रोजगार को कुछ दिनों तक बंद कर सकता है। ऐसा आपने देखा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी तुलना नीति निर्देशक तत्वों से भी कर सकते हैं कि जो मौलिक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार था उसे जो डीपीएसपी है उन मूल्यों को पूरा करने के लिए, यानी जो समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य के मूल उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए हटाया गया। यानी कि आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे थोड़ी तुलना भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अनुच्छेद 19 से संबंधित कुछ केस लॉ हैं, जैसे सर्चलाइट केस है उसका उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद एडीएम जबलपुर वाद, इन वादों का भी उल्लेख कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दिया गया वक्तव्य पूर्णतः सत्य नहीं है, किंतु राज्य को राजनीतिक फायदे के लिए इन संवैधानिक निषेधों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उदाहरण कुछ दे सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है। इसके बाद उस समय जो एडीएम जबलपुर का केस आया था, इन आधारों पर जो ये कहा जा सकता है कि जो अपवाद दिए गए हैं वो लोक कल्याण के मुद्दों का आधार पर दिए गए हैं। जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकारें हैं उनको इनका उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के करने के लिए से बचना चाहिए। तो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इस उत्तर में आने चाहिए थे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि 65वीं बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके मॉडल उत्तर हम आपके लिए उपलब्ध कराएं, तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 66वीं बीपीएससी के लिए हम आपके लिए कुछ एक प्रोग्राम भी शुरू कर सकें। ये प्रीवियस ईयर तो हम चलाएंगे ही, साथ साथ हमारी कोशिश है कि आपको करंट अफेयर से संबंधित, आईआर से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, यानी जो ये 3 खंड हैं इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको हर 2-3 बेसिस दिन पर कम्युनिटी सेंटर में डाले जाएं। आप उसका उत्तर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे ईमेल आईडी पर, जो मैं आपके साझा कर दूंगा उसी कम्युनिटी पोस्ट में, उस पर मेल कर सकते हैं।